नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल की आज की इस क्लास में हम पिछली चर्चा से बात को आगे बढ़ाएंगे। जो आपकी पिछली क्लासेस हमने जो YouTube पे डाली हैं उसमें हमने हिस्ट्री ऑप्शनल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपके साथ चर्चा की थी। जैसा कि सबसे पहले तो हमने एक कोर्स परिचय को आपके सामने रखा था कि हमारा जो नया कोर्स शुरू होने वाला है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑप्शनल से आपको परिचय कराना शुरू किया था, जिसके तहत हमने इसके संबंध में आपके साथ PYQ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न रहा है, जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न रहा है 2023 का, जो 2023 में जो UPSC का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हमने जो है आपके साथ एक प्रकार का डिस्कशन किया था। आज हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम बेसिकली जो हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका उसमें मेंस के पाठ्यक्रम पर आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें पेपर 1 में किस तरीके का पाठ्यक्रम शामिल है और फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में हम पेपर 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो मेंस सिलेबस पर आगे बढ़ने से पहले हम पहले इसका एक बेसिक आइडिया आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसका एक ओवरव्यू समझ सकें। आपको ये समझना है कि जब हम इतिहास वैकल्पिक विषय की बात करते हैं, जब हम इतिहास वैकल्पिक विषय की बात करते हैं यानी हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस की बात करते हैं, स्पेशली आपका मुख्य परीक्षा के संबंध में, तो मेंस में आपको याद रखना है कि इसमें 2 पेपर होता है। कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं और इसको पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में देखा जाता है। जो पेपर 1 है इसमें मोटे तौर पर क्या शामिल किया गया है, तो मोटे तौर पर इसमें शामिल है आपका प्राचीन भारत। इसके अलावा मोटे तौर पर ये शामिल है इसमें मध्यकालीन भारत, और इसी के तहत स्पेशली प्राचीन भारत के तहत मैपिंग के पोर्शन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका हमने आपके साथ डिस्कशन किया था, आप इससे रिलेटेड पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जो पेपर 2 है उसके सिलेबस में मोटे तौर पर क्या शामिल है, तो मोटे तौर पर इसमें आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, इसको शामिल किया जाता है, मॉडर्न इंडिया, और साथ ही साथ इसमें विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी शामिल किया जाता है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में डिवीज़न कैसा है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या है, एंशिएंट और मिडीवल। तो अब अगर हम इसके सिलेबस के बारे में आपके साथ डिस्कशन शुरू करें तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं, मोटे तौर पर आप इसमें याद कर सकते हैं कि जब हम इसके पेपर 1 की बात करते हैं, जब हम इसके फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जब हम इसके पेपर 1 की बात करते हैं, तो पेपर 1 में जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कशन किया था, इसमें 2 खंड में क्वेश्चन पूछा जाता है, खंड 1 और खंड 2 या सेक्शन ए सेक्शन बी। इसमें जो खंड 1 रहता है या सेक्शन ए रहता है उसमें आपका मैपिंग का सेक्शन होता है, मैपिंग होता है, और साथ ही साथ इसमें प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न आते हैं, प्राचीन भारत से संबंध में प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं या एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के संबंध में आपको ध्यान रखना है, इसका एक सिलेबस का एक मोटी मोटी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे कि सिलेबस में किस तरीके टर्म्स दिए गए हैं और उस हिसाब से कैसे हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो प्राचीन भारत के संबंध में आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो एक इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें इतिहास क्या है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, किस तरीके से इसका निर्माण होता है, और इसमें मुख्य तौर पर अलग अलग कारक जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक आदि की भूमिका किस प्रकार से है, ये सबसे पहले इसमें पढ़ा जाता है। यानी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस के हिसाब से है वो ये है कि चूँकि इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसकी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, इतिहास क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, और इसके निर्माण में अलग अलग कारक जैसे कि भौगोलिक कारक,
जलवायविक कारक, मृदा संबंधी कारक, इन सब कारकों की किस प्रकार की भूमिका रही है, इस पर सबसे पहले आपका चिंतन होना चाहिए, इस पर सबसे पहले आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए। फिर जो दूसरी बात इसमें संबंधित है वो ये है कि इतिहास का जब निर्माण किया जाता है, जब हिस्ट्री को राइट किया जाता है, तो इतिहास में इसके लेखन की भूमिका आती है। इतिहास के लेखन की भूमिका आती है, हिस्ट्री राइटिंग। और आपको याद रखना है कि इतिहास का जो लेखन है वो मोटे तौर पर एक तरीके कहा जाता है कि ये जो है एक सब्जेक्टिव विषय है, ठीक है। चूँकि ये सामाजिक विज्ञान का विषय है, इसलिए होता क्या है कि अलग अलग हिस्टोरियंस के जो व्यूज़ होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और इसी आधार पर जो है इसमें इतिहास लेखन की परंपराएं, इतिहास लेखन के परंपराएं या इतिहास लेखन के जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है, जो आपका हिस्टोग्राफी का पार्ट है। यानी सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देने का प्रयास करें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, और इसके निर्माण में विविध कारक जैसे भौगोलिक कारक आदि की भूमिका क्या है। फिर उसके बाद इतिहास में आपको ये पढ़ना होता है कि जो इतिहास का निर्माण किया जा रहा है उसमें लेखन परंपरा के संबंध में, चूँकि ये सामाजिक विज्ञान का विषय है, तो इसमें अलग अलग तरीके की सब्जेक्टिवनेस देखने को मिलती है, और इसी से लेखन या इतिहास लेखन की अलग अलग परंपराएं बन जाती है। ऐतिहासिक तौर पर भारत में इतिहास लेखन की कैसी परंपरा रही है, आधुनिक काल में किस तरीके से इतिहास लेखन की परंपरा देखी गई, एंशिएंट आदि हिस्ट्री के संबंध में, उन सभी को हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो इसी से फिर आपका आगे सिलेबस डेवलप होगा, इसी से आगे आपके जो है आगे सिलेबस का विकास होगा। जैसे कि जब हम इतिहास क्या है या हिस्ट्री किस तरीके से परिभाषित होती है इसकी व्याख्या करते हैं, तो हालांकि तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं और इसमें काफ़ी वाद विवाद भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम एक सरल तरीके से इसका एक आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन देखें, बहुत सरलीकृत परिभाषा देखें, तो एक तरीके से इतिहास जो है वह हमारे समक्ष अतीत के अध्ययन के रूप में आता है। यानी मोटे तौर पर इतिहास हमें एक ऐसे विषय के रूप में दिखाई देता है जिसमें हम अपने अतीत का अध्ययन कर रहे होते हैं। यानी मोटे तौर पर इतिहास क्या है, तो एक अतीत का अध्ययन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर मान लीजिए हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, हम अतीत का अध्ययन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम अतीत को समझ सकते हैं, किस तरीके से हम अतीत को जान सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी अतीत का अध्ययन होता है, जो भी अतीत का अध्ययन किया जाता है, उसमें कुछ अगर टेक्निकल या सरल भाषा में कहें तो कुछ सबूतों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ एक राजा हुआ अशोक महान, तो कोई ये पूछ सकता है कि आपको कैसे पता चला कि हमारे यहाँ अशोक महान नाम का राजा हुआ और उसको महान क्यों कह रहे हैं। तो इसका पता कहाँ से चलेगा, इसका पता चलेगा उससे संबंधित सबूतों से। और ये सबूत कहाँ मिलेंगे, हो सकता है उसने किसी प्रकार की कोई घोषणा छोड़ रखी हो सकता है उसके बारे में किसी ने कुछ लिखा हो सकता है उससे संबंधित एविडेंसेस हमें कहीं मिले हों, तो उसके आधार पर जो है हमें अतीत के अध्ययन में सुविधा मिलती है। और इतिहास में अतीत अध्ययन के संबंध में जो सबूत होते हैं उनको स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्रोत। इसे कहते हैं इतिहास को जानने के स्रोत या इतिहास लेखन के स्रोत। तो सबसे पहले इतिहास की एक व्याख्या, इतिहास क्या है, फिर इतिहास का निर्माण कैसे यानी स्रोतों के बारे में, और इतिहास लेखन की परंपरा, इतिहास लेखन में भौगोलिक कारकों की भूमिका, ये शुरुआत में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब जो स्रोतों का वर्गीकरण है वह किस तरीके से होता है, तो मोटे तौर पर दो तरीके के स्रोतों की चर्चा मिलती है। हालांकि इसका और भी कई तरीके से वर्गीकरण हो सकता है। जैसे कि स्रोत का एक वर्गीकरण होता है जिसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे को कहा जाता है साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। किसी किसी किताब में जो है इसका और भी वर्गीकरण मिलता है, जिसमें हम इसको इस तरीके से लिखते हैं स्वदेशी और विदेशी। तो किस तरीके से इतिहास में हमने स्रोतों का वर्गीकरण किया है, उस तरीके के वर्गीकरण पर, उस तरीके के वर्गीकरण को बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका जो हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है उसमें इसकी अच्छी व्याख्या की गई है, जिसमें स्रोत कितने प्रकार के हैं, पुरातात्विक है, साहित्यिक है,
स्वदेशी है, विदेशी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, इन सब की क्या भूमिका रही है इतिहास के निर्माण में, किस तरीके से ये जो है इतिहास लेखन में हमें सहायता करते हैं या फिर आप कह सकते हैं चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, इन सब पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक आपका रेंज ये हो गया। फिर उसके बाद इतिहास का वर्गीकरण करने पे क्वेश्चन आता है। अगला जो इसमें जो सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास का वर्गीकरण। जैसे जैसे हमें सबूत मिलते गए वैसे वैसे हमने इसका वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। अब ये जो वर्गीकरण होता है वो कई तरीके से होता है। इसमें एक आधार ये हो सकता है, एक बेसिस ये हो सकता है, एक आधार या एक बेसिस ये हो सकता है कि हमारे पास जो स्रोत हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर दें। एक बेसिस ये हो सकता है कि हम अगर मान लीजिए जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए जो हम धातु इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आधार पर हम इतिहास का वर्गीकरण कर दें और उसी को आधार बनाकर जो है आगे आपका सिलेबस आगे बढ़ता है, जिसका आपको डेवलपमेंट करना है, जिसका आपको अध्ययन करना है। अब इसके आधार पर किस तरीके से सिलेबस का डिवाइडेशन है तो उसको भी समझ लेते हैं, ताकि इससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी मिले, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो अगर हम इतिहास का वर्गीकरण देखें, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, इतिहास का वर्गीकरण यानी हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखें, वर्गीकरण, इतिहास का वर्गीकरण, तो इसमें कैसे वर्गीकरण होता है। सबसे पहला आधार तो मैंने आपको बताया वो होता है स्रोत के आधार पर। स्रोत यानी इतिहास को लिखने के सबूत जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इतिहास का वर्गीकरण होता है। स्रोत दो तरीके के हैं, एक आपका है पुरातात्विक और दूसरा आपका है साहित्यिक। पुरातात्विक और साहित्यिक। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक स्रोत क्या होता है, इस पे हम व्याख्या करेंगे जब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो एक तरीके के भौतिक अवशेष हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि उपकरण हो सकता है, जैसे कि इसमें जो है सिक्के प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं, बिल्डिंग्स प्राप्त हो सकती हैं, दूसरे भौतिक अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं सभी के आधार पर हम इतिहास का निर्माण करते हैं। और जो आपका साहित्यिक स्रोत हैं उसमें लिटरेरी लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिन्हें पढ़ा जा सका है, जिनके आधार पर इतिहास का निर्माण संभव है। इस बेसिस पर जो इतिहास का वर्गीकरण होता है उसको पहले 2 भाग में, बाद में फिर 3 भाग में डिवाइड करके देखा गया। 2 भाग में इसका वर्गीकरण क्या है, तो 2 भाग में इसका वर्गीकरण होता है। एक को कहते हैं प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री और दूसरे को कहते हैं इतिहास या ऐतिहासिक काल। 2 वर्गीकरण है, प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री और दूसरा वर्गीकरण है इतिहास या फिर आपका हिस्टोरिकल पीरियड। प्राक इतिहास एक ऐसा काल है जिसमें मोटे तौर पर पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की व्याख्या होती है, और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें मोटे तौर पर लिखित साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की व्याख्या होती है। इसमें जो है अलग अलग वर्गीकरण देखने को मिलता है, जिसमें हम आगे बात करेंगे। बाद में फिर क्या हुआ कि इसमें कुछ आप कह सकते हैं जटिलताएं देखने को मिली। भारत के इतिहास में हमें एक ऐसा काल भी देखने को मिला जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। हमारे पास ऐसा साहित्यिक परंपरा विद्यमान है जो श्रुति स्मृति परंपरा के आधार पर, मौखिक परंपरा के आधार पर आगे बढ़ी है, और बहुत बाद में जो है इसको लिखित रूप दिया गया। हमें ऐसी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, ऐसी संस्कृतियां देखने को मिलती हैं जिनकी पुरातात्विक आधार पर व्याख्या होती है। इसी जटिलताओं के चलते क्या हुआ कि स्रोतों के आधार पर ये जो द्विवर्गीकरण था ये आगे चलकर त्रिवर्गीकरण हो गया, और इसमें जो है एक नया भाग ऐड हुआ जिसे हम प्राक इतिहास के साथ बीच में जो संक्रमण काल है उसे हम आद्य इतिहास के नाम से जानते हैं। आद्य इतिहास, और फिर जो है इसमें इतिहास का योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक जो वर्गीकरण आपके सिलेबस में है वो ये है कि किस तरीके से इतिहासों का निर्माण होता है, जिसमें पहला वर्गीकरण हो गया आपका स्रोत के आधार। इसमें 2 तरीके का इतिहास हम पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा प्राक इतिहास, ऐतिहासिक काल, बाद में इसका और वर्गीकरण होगा प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। इसका भी डेटिंग है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो
दूसरा वर्गीकरण है जो आपके सिलेबस के हिसाब से जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, वो मोटे तौर पर माना जाता है धातु प्रयोग। ठीक है, हमने कौन सा धातु प्रयोग किया या फिर आप कह सकते हैं किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया, उसके आधार पर आगे इतिहास की हम व्याख्या करने लग जाते हैं। इसमें किस किस तरीके का वर्गीकरण है, तो इसमें जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो आपका एक तो पाषाण प्रयोग के आधार पर है, जिसको पाषाण काल या आप कह सकते हैं स्टोन एज, ठीक, लिथिक एज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें काल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपका ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज, यानी एक ऐसा काल जिसमें मनुष्य जो है पत्थर के साथ सबसे पहली धातु के रूप में तांबे का इस्तेमाल कर रहा है। फिर उसके बाद जो है इसमें हमें देखने को मिलता है कांस्य युग, यानी मनुष्य के द्वारा कांसे का इस्तेमाल किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और फिर जो है इतिहास में वर्गीकरण देखने को मिलता है लौह युग। इन सब के बारे में जो है हमें पढ़ना है। ये संस्कृतियाँ किस प्रकार की थीं, इनमें किस तरीके का भौतिक विकास देखने को मिलता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका मौलिक स्वरूप क्या है, क्या ये शहरी थी, क्या वो ग्रामीण थी, भारत के किन किन हिस्सों में इनका विकास हुआ। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखनी है वो इस तरीके से ध्यान रखनी है कि किस तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप में इनका विकास हुआ। क्या जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रहा था, कब, उस समय क्या पूरे देश में ऑल ओवर इंडिया आप कांस्य युग देखते हैं या उसमें विभिन्नताएँ हैं। जब भारत में ताम्र पाषाण काल देखा जा रहा था तो क्या सबका विकास का स्तर एक सा था या इसमें विशिष्टताएं देखने को मिलती हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर हम इसको वर्गीकृत करेंगे और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। चूँकि जो पाषाण काल है वो बहुत लंबा काल होता है जिसमें लाखों साल का इतिहास शामिल है। इसी वजह से आगे पाषाण काल को कुछ और भागों में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। जैसे कि इसमें मोटे तौर पर पढ़ा जाता है आपका पूरा पाषाण काल, फिर इसमें पढ़ा जाता है मध्य पाषाण काल और फिर इसमें पढ़ा जाता है नव पाषाण काल। और इन सब कालों की विशेषताएं किस प्रकार की रही, इन सब कालों में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, भारत में ह्यूमन इवोल्यूशन की क्या कंडीशन है, इसमें भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका रही है, इन सभी पे क्वेश्चन बनता है जिसका हमें आपको अध्ययन कराना है और हमें साथ में इसको पढ़ना है। तो स्रोत के आधार पर इस तरीके से इतिहास आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो इतिहास की जो आप कह सकते हैं विकास की धारा देखने को मिलती है वह है मोटे तौर पर ये जो इतिहास की व्याख्या हो गई वो आपकी संबंधित हो गई प्राक इतिहास से, वो आपकी संबंधित हो गई आदि इतिहास से, या फिर इसका संबंध हो गया आपका मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो उपकरण के आधार पे है या फिर आप कह सकते हैं धातु प्रयोग के आधार पर है। फिर उसके बाद इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है मोटे तौर पर ऐतिहासिक काल में, हिस्टोरिकल एरा, ऐतिहासिक काल। इसका जो डेवलपमेंट है मोटे तौर पर 600 BC से 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, वर्तमान समय तक देखने को मिलता है। ठीक, वर्तमान काल तक देखने को मिलता है। और अगर हम इसमें जो है प्राचीन भारत के बारे में बात करें, अगर हम इसमें जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करें, तो एंशिएंट इंडिया में हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो हमारा पाषाण काल का समय रहा, पाषाण काल का समय रहा, उसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका नव पाषाण, ये इस तरीके से है। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ये कई अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, जैसे कि कई लाख साल पहले। ठीक है, इसमें अलग अलग डेट्स मिलती हैं, कहीं 5 लाख मिलता है, कहीं 10 लाख मिलता है, कहीं 20 लाख मिलता है, कहीं कहीं 50 लाख भी मिलता है। तो कई लाख साल पहले से पूरा पाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व काल तक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें मोटे तौर पर याद रखना है मध्य पाषाण काल, जो मोटे तौर पर याद किया जाता है 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 5500 ईसा पूर्व तक। आपको ध्यान रखना है कि ये जो डेट्स हैं सब टेंटेटिव हैं, लगभग हैं, अनुमानित हैं,
और अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस में इनकी अलग डेट मिल सकती है। जैसे कि नवपाषाण काल मेहरगढ़ की साइट में 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, तो ये जो है रीजनल वेरिएशन को दर्शाता है। फिर आप याद रख सकते हैं नवपाषाण काल 5500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं ये जो है 1000 ईसा पूर्व तक चला। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में तो ये 500 ईसा पूर्व तक देखा गया। तो रीजनल डिफरेंसेस हैं, ये एक मोटा मोटा डेट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें जो इसमें डिवीज़न आगे करना है, जो हमें आगे डिवीज़न इसमें पढ़ना है, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि धातु के प्रयोग के आधार पर हम देखें तो इसके बाद हम ताम्रपाषाण काल को देखते हैं। तो ताम्रपाषाण काल का जो मोटा आप डेट याद रख सकते हैं या काल याद रख सकते हैं, ताम्रपाषाण काल, तो इसकी डेट को लेकर भी वेरिएशन देखने को मिलता है। मोटे तौर पर भारत में ये 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 BC से लेकर आप कह सकते हैं 1000 ईसा पूर्व तक, हालांकि कहीं कहीं ये 500 ईसा पूर्व तक भी देखने को मिलता है, ठीक है। वेरिएशन से आपको याद रखना है, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका अलग अलग प्रकार से विकास हुआ। इसके बाद जो हम इसमें पढ़ते हैं या इसी के साथ हम कह सकते हैं, एक भारत में युग हुआ जिसे हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतिनिधि आप कह सकते हैं उदाहरण है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे पुरातात्विक आधार पर हड़प्पा सभ्यता, और अगर नई NCERT के हिसाब से देखें जो अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है, उसके आधार पर इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो डेटिंग और टाइमिंग आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। मोटे तौर पर जो इसका मैच्योर फेज़ है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि पाषाण काल भारतीय इतिहास में एक ऐसा काल रहा है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी था और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों कैसे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इनमें क्या दिक्कत है। मैंने आपको बताया जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद मोटे तौर पर जो है हम भारत में देखते हैं, उसे कहा जा सकता है, अगर हम लौह युग के आधार पर देखें, लौह युग के आधार पर देखें तो वो भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान में जो तमिलनाडु के क्षेत्र में कुछ नए अन्वेषण हुए हैं वो ये बताते हैं कि हो सकता है कि भारत में लोहे का प्रयोग इससे पहले भी रहा, ठीक है। जैसे कि तमिलनाडु से जो एविडेंसेस आ रहे हैं बता रहे हैं कि हो सकता है 2500 ईसा पूर्व 3000 ईसा पूर्व तक जो है लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इसमें अन्य वर्गीकरण देखने को पाते हैं, अन्य प्रकार का वर्गीकरण, जिसमें मोटे तौर पर एक तो हमें अलग अलग प्रकार की मृदभांड संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है। अलग अलग प्रकार की मृदभांड संस्कृति, जिसको कहते हैं मिट्टी के बर्तन किस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे, उस पर जो है, जिसमें OCP है, PGW है, BRW है, ठीक। इसके अलावा NBPW है। ये अलग अलग तरीके की वेयर कल्चर्स हैं, अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन बना के इस्तेमाल करने वाली संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। ऑकर कलर्ड पॉलिश्ड वेयर, केरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, PGW, ठीक है, पेंटेड गिरे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, BRW लाल काले मृदभांड संस्कृति, NBW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी यानी उत्तर भारत की काली पॉलिशदार मृदभांड की संस्कृति। इन सब संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है जो विविध प्रकार की ताम्रपाषाण कालिक या कुछ लौह पाषाण कालिक संस्कृतियों को दर्शाती है, ठीक। फिर उसके बाद जो है हम इसमें देखते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो मोटे तौर पर 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है, जिसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल शामिल है। पूर्व वैदिक काल जो है ताम्रपाषाणिक है और उत्तर वैदिक काल जो है वो हमें लौह पाषाण कालिक संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है। तो इसके उदाहरण हमें देखने हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें ऐतिहासिक काल शुरू होता है, जिसमें ऐतिहासिक काल भारत में जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ऐतिहासिक काल ये कब है?
तो ये भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। किसका काल है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। नॉर्मली माना जाता है 600 BC को। ठीक है, इसको भारत में द्वितीय नगरीकरण का काल या गंगा की घाटी में नगरीकरण का काल कहते हैं, क्योंकि पहला नगरीकरण काल हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का था और इसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि इसमें कुछ बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं जो 16 महाजनपद के नाम से जाने जाते हैं। इसमें हमें कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म का विकास, जैन धर्म का विकास, बौद्ध और जैन, इनका विकास देखने को मिलता है। इनके कारक क्या रहे, इनकी क्या इतिहास में भूमिका रही, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद की ही कहानी अगर हम आगे बढ़ा दें तो इसमें एक मगध साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, इसी मगध साम्राज्य ने बाकी सारे महाजनपदों पर विजय प्राप्त की और आगे चलकर जो है इसका एक साम्राज्य बना, मगध साम्राज्य। यही साम्राज्य जो है अलग अलग वंशों में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें जो है हम हर्यक वंश के बारे में जानते हैं और दूसरे वंशों के बारे में जानते हैं, और ये क्रम आप याद रख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगर हम इसको आगे लिखें, ये कैसे विकसित होगा, ठीक है, ये कैसे डेवलप होगा, तो इसका भी एक पूरा आपको खाका याद रखना है। मतलब कहानी कैसे बढ़ी है, तो कहानी बढ़ी है आपकी 16 महाजनपद से। ठीक है, जो आपका मोटे तौर पर, वैसे तो और भी एरिया में था, बट मोटे तौर पर गंगा घाटी के क्षेत्र में कुल बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। इसी में एक जनपद हुआ करता था मगध, यही आगे चलकर साम्राज्य में बदल गया और अलग अलग राजवंशों के अधीन होते हुए यात्रा जो है वह चौथी तीसरी शताब्दी तक आते आते, चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते एक अखिल भारतीय साम्राज्य में डेवलप होती है। एक अखिल भारतीय साम्राज्य में डेवलप होती है, जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। तो हमें मौर्य वंश का अध्ययन करना है, फिर उसी के हिसाब से हमें आगे इतिहास का अध्ययन करना है। जैसे कि हमें मौर्य वंश के बारे में जानना है, फिर मौर्योत्तर वंश के बारे में जानना है, ठीक, फिर जो है हमें गुप्त काल के बारे में जानना है और फिर जो है हमें गुप्तोत्तर काल के बारे में जानना है। इस तरीके से जो है हमारा इतिहास का क्रम आगे बढ़ा है। ये लगभग जो है 300 BC के आसपास है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये 300 या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, इसकी जो यात्रा है वो ऐसे है 200 BC से लेकर 300 AD के आसपास तक। फिर उसके बाद गुप्त काल में 300 से 600 AD तक देखने को मिलती है और गुप्तोत्तर काल की जो यात्रा है वो हमें 600 AD के बाद देखने को मिलती है, जिसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक यात्रा चलती है आपकी 600 से 750 और दूसरी यात्रा चलती है आपकी 750 से 1200 AD या टेक्निकली कहें तो आपकी 1200 से 6 AD, जिसको पूर्व मध्यकाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इतिहास की यात्रा है और इसमें हमें जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के इतिहास का अध्ययन करना है। जैसे कि अगर हम दक्षिण भारत में इतिहास के अध्ययन की परंपरा को देखें, जैसे कि अगर हम दक्षिण भारत में इतिहास के अध्ययन की परंपरा को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई दक्षिण भारत में इतिहास का अध्ययन किस तरीके से हुआ, दक्षिण भारत में कैसे विकास हुआ। तो दक्षिण भारत में इतिहास का अध्ययन जो है वो हमें करना है। जैसे कि दक्षिण भारत में जो है पाषाण काल का विकास कैसे हुआ, फिर आगे चलकर जो है यहाँ पे ताम्र पाषाण का काल विकास कैसे हुआ, ताम्र पाषाण काल कैसे आया, फिर यहाँ पे जो है लौह काल का विकास कैसे हुआ। लौह युग में जो है मोटे तौर पर हमें महापाषाण काल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है इसमें जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो राजवंशीय परंपरा, राजवंश, जिसमें संगम वंश या इसे कहा जाता है संगम काल। ठीक, संगम काल जो हमारा मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है 300 से 300 BC टिल 300 AD। अभी जो संगम काल है इसी में जो है 3 मुख्य राजवंश थे, चोल,
चेर और पांडे, इनके बारे में पढ़ना होता है। इनकी पॉलिटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, कल्चरल इश्यूज़ कैसे थे इसमें, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आगे चलकर इसमें और अन्य राजवंशीय परंपरा देखने को मिलती है, अन्य राजवंश देखने को मिलते हैं, ठीक, जिसमें मोटे तौर पर आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे हमें पल्लव राजवंश देखने को मिलता है, ठीक, फिर बाद में यहाँ पे हमें चोल राजवंश देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु के एरिया में है। इसी तरीके से अगर हम कर्नाटका में चले जाएं, अगर हम कर्नाटक के एरिया में चले जाएं, तो कर्नाटक में जो है मोटे तौर पर हमें चालुक्य राजवंश देखने को मिलता है, ठीक है, चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है। बाद में पूर्व मध्यकाल में हमें होयसलों का शासन देखने को मिलता है, होयसल शासन, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। अगर हम जो है इसी में और नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए, अगर हम इसी में आगे और बढ़ते हुए चले जाएं हम मोटे तौर पर दक्कन के क्षेत्र में, ठीक है, मोटे तौर पर दक्कन के क्षेत्र में चले जाएं, तो यहाँ पे भी हमें चालुक्यों का शासन देखने को मिलता है, ठीक है, हालांकि चालुक्यों की ये शाखा दूसरी है। यहाँ पे जो है हमें मोटे तौर पर देखने को मिलते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट, और इनका जो है किस तरीके से पूर्व मध्यकाल में एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला, ये भी हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है हमें मोटे तौर पर इसमें चोल, जो पुराने वाले चोल से अलग थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, जो मैंने आपको पहले बताया। पल्लवों के बाद इनका शासन किस तरीके से देखने को मिला, स्पेशली दक्षिण भारत में इन्होंने किस तरीके से विकास किया, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दक्कन में किस तरीके से का विकास हुआ, और साथ ही साथ इसमें विविध प्रकार के हमें सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट, विविध प्रकार के हमें धार्मिक विकास, विविध प्रकार के हमें धार्मिक विकास, रिलीजियस डेवलपमेंट, विविध प्रकार के हमें स्थापत्य, वैज्ञानिक विकास, ठीक, साहित्यिक विकास, इन सब के बारे में पढ़ना है। यानी इन सब का मोटे तौर पर इसमें कला और संस्कृति, हाल के समय में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और मैपिंग का तो मैंने आपको बताया ही, मैपिंग पर हम अलग से क्लासेस करेंगे और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो है ये पूरा आपका इतिहास का एक पूरा सिलेबस का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। यही सारी बातें जो हैं हमने आपको यहाँ पे पीपीटी में दी हैं, ये सारी बातें जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें अलग अलग टर्म्स का यूज़ किया है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं कि स्रोतों के बारे में दिया है, पुरातात्विक हैं, ठीक, फिर साहित्यिक हैं, स्वदेशी हैं, विदेशी हैं, फिर प्राग ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास, भौगोलिक कारक, पुरापाषाण, मध्य युग, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी विशेषताएं, अस्तित्व, महत्व, कला, स्थापत्य कला, फिर उसके बाद महापाषाण युग जो आपका साउथ इंडिया में था, सिंधु के बाहर पशुचारण संस्कृतियाँ यानी ताम्रपाषाण काल का विकास, कृषि का विकास, शिल्प कर्म का विकास, फिर उसके बाद आर्य और वैदिक काल, आर्यों का कैसे प्रसार हुआ, धार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य कैसा है, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में कैसा रूपांतरण देखने को मिला, इसका महत्व क्या है, इस काल में राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास कैसे हुआ, ठीक। फिर उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आ जाता है, महाजनपद काल, गणतंत्र कौन थे, राजतंत्र कौन थे, नगर केंद्रों का उद्भव कैसे हुआ, व्यापार मार्ग, सिक्का ढलाई का इसमें इतिहास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद राजनीतिक इतिहास, मगध और नंद वंश का विकास, फिर विदेशी हमले को देखने को मिलते हैं, ईरानियाई, मकदूनियाई, फिर मौर्यन एम्पायर की नींव कैसे पड़ी, चंद्रगुप्त, कौटिल्य, अशोक का धम्म, उसके धर्मादेश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य, विदेशी संपर्क, धर्म, उसका प्रसार, साहित्य, फिर उसका विघटन मौर्योत्तर काल में देखने को मिलता है, शुंग और कन। इसी काल में हमें और विदेशी हमले देखने को मिलते हैं, इंडो यूनानी, शक, कुषाण, क्षत्रप, इनका बाह्य विश्व से क्या संपर्क है, कैसे नगर केंद्रों का विकास कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, सिक्के विकास क्या है, धर्म क्या है, जो बौद्ध धर्म है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, सब का हमें पढ़ना है।
फिर उसके बाद विशेष रूप से दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में कैसे राज्यों का विकास हुआ। दक्कन में, दक्षिण भारत में, इसमें उड़ीसा के राज्यों के बारे में पढ़ना है, खारवेल के बारे में, सातवाहनों के बारे में पढ़ना है जो आपके मोटे तौर पर महाराष्ट्र में थे, संगम कालीन तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अनुदान, टंकण, श्रेणियाँ, नगर केंद्र, बौद्ध केंद्र, संगम साहित्य की प्रकृति, कला और स्थापत्य कला, ये सब जो है आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा जो है गुप्त वंश, फिर उसके समकालीन वाकाटक, उसके बाद में वर्धन वंश, इनकी दशा कैसी थी, टंकण व्यवस्था, भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, इसमें फिर डिबेट हमारी चलती है सामंतवाद से रिलेटेड, ठीक, जाति प्रथा, स्थिति की स्थिति, शिक्षा, अलग अलग तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, साहित्य, विज्ञान, कला, फिर अलग अलग तरीके के क्षेत्रीय राज्य जो अलग अलग एरियाज़ में हैं, कदम्ब हो गए, पल्लव हो गए, बादामी के चालुक्य, राज व्यवस्था, केंद्र, वैष्णव धर्मों का विकास, भक्ति आंदोलन, दार्शनिक विकास, शंकर, वेदांत, मंदिर संस्थाओं की भूमिका, बंगाल में अलग अलग राज्यों का विकास हुआ, पाल वंश, सेन वंश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आपका राष्ट्रकूट, फिर नॉर्थ इंडिया और दूसरे एरिया में, मध्य भारत के क्षेत्र में परमार और दूसरे वंश, फिर उसमें जो है हम कुछ प्रकार का इस्लाम का उदय और सिंध के अरब विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे, अलबरूनी, कल्याणी के चालुक्य, चोल, होयसल, पांडे, राज व्यवस्था इनकी, कला स्थापत्य विकास, संप्रदाय, मंदिर और मठ संस्थाएं, अग्रहार किस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षा, साहित्य, समाज, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा सांस्कृतिक इतिहास में मैंने आपको बताया, भाषा हो गया, कला स्थापत्य कला हो गया, दर्शन हो गया, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भारत ने कैसे योगदान किया है, ठीक। इसके अलावा फिर प्री मिडीवल एरा जो 750 से 1200 ईस्वी में है, इसमें राज व्यवस्था कैसी रही, ठीक, राजपूतों के उदय के बारे में नॉर्थ इंडिया में आता है, चोल वंश आता है, सामंत शाही पर डिबेट क्या है, अर्थव्यवस्था, नगरीय बस्तियों का विकास, व्यापार वाणिज्य, ब्राह्मणों की कैसी स्थिति थी, स्त्री की कैसी स्थिति थी, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पढ़नी है मोटे तौर पर। किसमें? तो मोटे तौर पर ये जो आपका अध्ययन किया जाता है वो सारा का सारा आपका अध्ययन होता है, ठीक है, सारा का सारा अध्ययन होता है मोटे तौर पर आपका प्राचीन भारत के अंतर्गत, जिसमें पूर्व मध्यकाल के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब जो आपका नया आपका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, प्रश्न पत्र 1 है, इसका जो सेक्शन बी है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था, सेक्शन बी में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको याद रखना है। सेक्शन बी में कई बार पूर्व मध्यकाल यानी आप याद रख सकते हैं 750 एडी के बाद के इतिहास में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो दोनों आपस में डिवाइड हो जाता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और मोटे तौर पर इसमें जो है मध्यकालीन भारत उसका इतिहास कैसे डेवलप हुआ है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका 18वीं सेंचुरी तक चला जाता है। तो उसका सिलेबस कैसा है इस पर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली हमारी जो क्लासेस हैं आपको पसंद आ रही होंगी। आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इस क्लास का लाभ लें। जल्दी ही हम इससे संबंधित जो है ऑप्शनल की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आपको जो है इसमें एडमिशन लेना है, हम हैवी डिस्काउंट उसमें दे रहे हैं। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।